नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, ईरान, लेबनान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर कल से आज तक की है, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी, जिसकी बात मैं भी लगातार कह रहा था, याद होगा आपको, मैंने कहा था अलेप्पो जब कब्जा हुआ था उसके बाद मैंने कहा था कि अगर होम्स पे कब्जा हो गया फिर दमास्कस पहुंचने में बहुत देर नहीं लगेगी और असद की सरकार गिर जाएगी। बशर अल असद के लिए जरूरी था कि होम्स बचाते, लेकिन यह पूरा मामला देखकर कल तक जो भी खबरें आ रही थीं, बयानात आ रहे थे, आप इससे समझिए कि अभी कल की बात है कि सीरिया के जो आर्मी के चीफ हैं उनका बयान आ रहा था कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं और हम कतई छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, सारे बयानात आ रहे थे। उन बयानात को देखकर लग रहा था कि शायद आखिर में कम से कम दमास्कस को बचाने के लिए बशर अल असद किसी तरह की कोई लड़ाई लड़े। लेकिन आज जब फाइनल दमास्कस के ऊपर एसटीएस का कब्जा हो गया है, जब यह खबर आ रही है कि बशर अल असद शायद सीरिया छोड़कर जा चुके हैं, कहीं से खबर आ रही है कि मास्को चले गए हैं, कहीं से खबर आ रही है कि होम्स के आसपास कहीं हैं, कुछ भी पक्का पता नहीं चल रहा है, लेकिन यह पक्का है कि बशर अल असद इस समय दमास्कस में नहीं है। तब यह समझ में आ रहा है, पूरा किस्सा देखकर समझ में आ रहा है कि दरअसल बशर अल असद ने यह लड़ाई लड़ी ही नहीं। ना तो अलेप्पो में कोई बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ना होम्स में लड़ी गई और ना दमास्कस में लड़ी गई। आर्मी के लोगों को कह दिया गया समर्पण करने के लिए और कुल मिलाजुलाकर ये कोई जंग हुई नहीं। हफ्ते भर के अंदर सारे के सारे जो एसटीएस के एक्सट्रीमिस्ट चले थे वो सीधे दमास्कस पहुंच गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्दोगन ने कहा था कि दमास्कस पर जल्दी ही इसका कब्जा हो जाएगा। अब सवाल यह है, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, ईरान ने मदद क्यों नहीं की, हिजबुल्लाह ने मदद क्यों नहीं की, रशिया ने मदद क्यों नहीं की, एक एक करके चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मदद कोई तब कर सकता है जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हों। जब आप लड़ाई लड़ने को तैयार ही नहीं होंगे तो कोई क्या मदद करेगा। जैसे रशिया को ले लीजिए, रशिया के अपने स्टेक हैं। सीरिया में एक ऐसी सरकार अगर बन जाती है जिसके रशिया से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, जिसके इजराइल और अमेरिका से रिश्ते अच्छे होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भूमध्य सागर की तरफ अपनी जहाजें भेजने या उस इलाके में अपनी एक्टिविटी रशिया के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी, बल्कि आप कह सकते हैं नामुमकिन हो जाएगी। रशिया ने 2012 में भी मदद की थी और उस समय सीरिया को बचाया था, उस समय असद को भी बचाया था। इस बार भी अगर शुरुआत की चीज देखें तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआती दौर में जो रशियन एयरफोर्स है उसने काफी बमबारी की थी और एसटीएस को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद जब असद की अपनी सेना समर्पण करती चली गई, असद खुद पीछे हटते चले गए, असद ने खुद फाइट नहीं की, तो ऐसा लगता है कि रशिया ने भी फाइट से अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि वो वहां से यूक्रेन के साथ जो जंग चल रही है वहां से निकालकर अपनी आर्मी नहीं भेज सकती थी। वो मदद कर सकती थी अपनी एयरफोर्स से। अगर जमीन पर असद की जो आर्मी है, सीरिया की जो आर्मी है, वो लड़ाई लड़ती तो वो आसमान से मदद कर सकती थी। ऐसे ही ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान ने असद से कई बार कहा, लारिजानी जब वहां गए थे तो उन्होंने कई बार कहा कि हम एयर डिफेंस सिस्टम भी भेज सकते हैं आपके यहां, हम आपके यहां अपनी आर्मी भी भेज सकते हैं, लेकिन असद खुद लड़ने को तैयार नहीं थे। अगर ईरान वहां आर्मी भेजता तो 50,000 से 1.5 लाख तक की आर्मी की जरूरत वहां पर पड़ती और इसके अलावा अरबों खरबों के हथियारों की जरूरत पड़ती और यह लड़ाई पता नहीं कितनी चलती है और इस लड़ाई में सीरिया के लोगों का जाने कितना नुकसान होता, जाने कितने मकान जमींदोज होते, जाने कितने आम लोग मारे जाते। 2012 में जो वार हुआ था, सिविल वार शुरू हुआ था, अगर आप उसको याद करें तो सीरिया एक ऐसा वार जोन बन गया था जहां दुनिया भर से लड़ाके पहुंच गए थे और बड़ी मुश्किल से रशिया और ईरान की मदद से असद की कुर्सी बची थी। लेकिन तब असद की अपनी आर्मी लड़ाई लड़ रही थी, नुकसान उठा रही थी, तो ईरान ने भी मदद किया और साथ में रशिया ने भी मदद किया। अब इस बार जब वो खुद लड़ने को तैयार नहीं थे, ये पूरी जो प्रक्रिया है, पिछले एक हफ्ते में जो प्रोसेस चला है, उसको देख के ऐसा लगता है कि असद ने तय कर लिया था कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है।
या फिर असद ये समझ चुके थे कि सीरिया की आर्मी जो है उसके अंदर भी पूरी तरह से उनका सपोर्ट नहीं है, अगर लड़ाई होती है तो आर्मी का एक हिस्सा भी रिबेल्स के साथ जा सकता है, यह डर रहा होगा। या जो भी डर रहा होगा, हकीकत यह है कि आर्मी को लड़ने के लिए कहा ही नहीं गया। कई सारे ऐसे वीडियोज आए जिसमें सीरिया की आर्मी के जो जवान हैं वो गुस्से में कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमको बेच दिया, हमारी सरकार ने हमको छोड़ दिया, हमें बिना लड़े ही हथियार डालना पड़ा। और जो वीडियोज हैं उनको देख के साफ साफ लग रहा है कि दमास्कस राजधानी के ऊपर जब एसटीएस आई तो आर्मी कहीं थी ही नहीं, आर्मी अपने इलाकों से निकल गई। तो ईरान यहां पे क्या मदद कर सकता था, आप सोच सकते हैं। ऐसे ही हिजबुल्लाह ने अभी लंबी लड़ाई, 1 साल की लड़ाई लड़ी है इजराइल के साथ। जाहिर तौर पे उसके अपने नुकसानात भी हुए हैं, सारा कुछ हुआ है। उसको भी अगर बुलाया गया होता, अगर लड़ाई हो रही होती, तभी हिजबुल्लाह अपनी आर्मी भेज सकता था। अदरवाइज उसके लिए बेहतर यही था कि जो बॉर्डर इलाका है उसको वो सेव करे ताकि लेबनान के ऊपर कोई हमला ना हो। यानी कुल मिलाजुला के सीरिया खो गया, सीरिया चला गया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के हाथ से। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में सीरिया अपने लोकेशन की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था। ईरान का जो वहां दूतावास था वो वहां से पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कोऑर्डिनेट करता था। लेबनान को हथियार भेजना हो, हमास को हथियार भेजना हो, हथियारों को एक जगह रखना हो, जो कुछ हो उसके लिए सीरिया एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। और इसीलिए अल असद की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी। देखें तो बशर अल असद की अगर जिंदगी देखें, उनके बाप जो थे हाफिज अल असद, वो बाथ पार्टी में थे। बाथ पार्टी आपको पता ही है कि अरब नेशन की बात करती थी, सारे अरब मुल्कों को एक साथ लेकर चलने की बात करती थी। हालांकि ये बात तो पीछे रह गई, लेकिन बाथ पार्टी का जो शासन सीरिया में स्थापित हुआ मेरे ख्याल से 1970s में, उसमें हाफिज अल असद जो है वो चीफ बने। हाफिज अल असद के सक्सेसर नहीं थे बशर अल असद। दरअसल हाफिज पहले अपने भाई को चाहते थे, वो सक्सेसर बने। उसके बाद अपने बड़े लड़के को चाहते थे, भाई ने उन्हीं के खिलाफ रिबेल कर दिया तो भाई का पत्ता कट गया। और उसके बाद उनके जो बड़े लड़के थे उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से बशर जो उस समय आराम से इंग्लैंड में रह रहे थे, आंखों के डॉक्टर हैं, वो आंखों की डॉक्टरी की पढ़ाई की है उन्होंने, तो इंग्लैंड में रह के प्रैक्टिस कर रहे थे। उनको इंग्लैंड से वापस बुलाया गया और उसके बाद उनको आर्मी में शामिल कराया गया। और हाफिज अल असद की डेथ के बाद बशर अल असद वहां के राष्ट्रपति बने थे। यह भी आसान काम नहीं था, उसके लिए भी काफी लोगों ने मुखालिफत की थी कि अपने बेटे को शासन मत दीजिए। काफी सारी मुश्किलात से निकलकर बशर अल असद वहां के राष्ट्रपति बने थे, और वैसे ही राष्ट्रपति थे जैसे तमाम अरब मुल्कों के हैं। ऐसा भी नहीं था कि जनता उनसे बहुत खुश थी, और इकॉनमी में जो चेंजेस किए थे उसके चलते भी लोग थोड़ा सा नाराज थे। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि बशर अल असद जो है वो अलवाइट कौम से आते हैं, अलवाई हैं वो। अब अलवाई जो है, कहा जाता है कि शिया का ही एक सेक्ट है। मुसलमानों में जो सुन्नी और शिया होते हैं उसमें शिया का ही एक सेक्ट है, लेकिन ये माइनॉरिटी हैं सीरिया के अंदर, मेजॉरिटी नहीं है। और इस माइनॉरिटी को लगातार बशर अल असद ने प्रमोट किया। इसके चलते भी काफी लोगों में गुस्सा था। और सीरिया के बारे में आप जानते हैं कि सीरिया में ईसाई भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, अलवाई भी हैं, और भी कई सारे सेक्ट हैं। तो सीरिया के अंदर तनाव हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह से वहां पर आर्मी गई है रिबेल्स की, जिस तरह से वहां पर एसटीएस अंदर गया है, वो कभी मुमकिन नहीं होता अगर टर्की के एर्दोगन ने उसको खुला सपोर्ट नहीं किया होता। एर्दोगन की बेटी ने आज एक पोस्ट की है जिसमें एर्दोगन को शेर बताया है। और सीरिया के मामले में तो कम से कम एर्दोगन पूरी तरह से सफल रहे, लेकिन खेल ये एर्दोगन का नहीं है, खेल ये अमेरिका और इजराइल का है। बावजूद इसके कि ट्रंप ने कहा है कि हमें सीरिया से बाहर रहना चाहिए, लेकिन जो सारा खेल हुआ है वो सारा का सारा अमेरिका, इजराइल और टर्की का मिला जुला खेल है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं, और ये केवल एक संयोग नहीं था कि हिजबुल्लाह के साथ जो ही समझौता होता है और उसके तुरंत बाद इजराइल का बयान आता है, नेतन्याहू का बयान आता है कि असद आग से खेल रहे हैं, और उसके तुरंत बाद
टर्की की सीमा से एचटीएस के लोग आना शुरू करते हैं और सीरिया के अंदर कब्जा करना शुरू करते हैं। यह सब पूरा प्लान था, पूरे प्लान तरीके से हुआ है। अब इस प्लान को ईरान या रशिया समझ पाए, नहीं समझ पाए, या उनको भी पहले से अंदेशा था, यह कह पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बात बहुत साफ लग रही है रशिया और ईरान दोनों के रुख से कि दोनों के समझ में यह आ गया था कि सीरिया में सरकार बदलनी है। बशर अल असद बहुत लंबे समय तक अब सीरिया में नहीं रह सकते हैं। वैसे भी 24 साल से उनका शासन था, उसके 30-35 साल पहले से उनके बाप का शासन था, तो तकरीबन 60 साल से असद फैमिली वहां पर राज कर रही थी। तो ऐसा लगता है कि अब वो हालात बन गए थे कि असद अब और ज्यादा सत्ता में न रह पाए। अमेरिका और इजराइल के लिए तो वो दुश्मन थे ही, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनता था उसमें वो बेहद इंपॉर्टेंट थे। अब असद के जाने के बाद हो क्या रहा है? पहली चीज जो हुई है वो ये हुई है कि इजराइल ने बरसों बाद गोलन हाइट्स पे अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। वाला जो इजरायली अखबार है, ज़ायनिस्ट अखबार है, उसका यह कहना है कि इजराइल को अभी कुछ दिनों तक देखना चाहिए कि जो ये नई गवर्नमेंट सीरिया में बनी है वो कैसे बिहेव करती है। अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा खून खराबा, क्या खून खराबा हुआ ही नहीं है। वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद गाजी अल जलाली, उनका बयान कल आया, कल उनका वीडियो आया। उन्होंने कहा मैं सीरिया छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं और यहां जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी उसके साथ मैं कोऑपरेट करूंगा। और आज वीडियो आया कि एचटीएस के लोगों के साथ वो कहीं जा रहे थे। यानी एक बात समझ में आ रही है कि खून खराबा नहीं होने वाला है, वहां नई सरकार बनेगी। अब ये नई सरकार कैसे बनेगी ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह कि सब जानते हैं वहां पर दुनिया भर से लड़ाकों को बुलाया गया है। चाइनीज लड़ाके हैं और जाने कहां कहां से लड़ाके आए हुए हैं जो सीरियस नहीं है। याद कर लीजिए लीबिया को, याद कर लीजिए इराक को। लीबिया में गद्दाफी को हटाया गया और कहा गया शांतिपूर्ण तरीके से अब नई सरकार बनेगी और डेमोक्रेसी आएगी। इराक में सद्दाम को हटाया गया और कहा गया यहां डेमोक्रेसी आएगी। मैं नहीं कह रहा कि सद्दाम या फिर गद्दाफी कोई भगवान थे, कोई बड़े शानदार लोग थे, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनके हटने के बाद लीबिया और इराक की हालत बेहतर होने की जगह बदतर हुई है। और जो दुनिया भर के लड़ाके वहां जुटाए गए थे वो लूट में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए गैंगवार में लगे हुए हैं। और लीबिया और इराक दोनों आप समझिए कि लगातार बर्बाद और तबाह होते चले जा रहे हैं। सीरिया का जो फ्यूचर है वो भी इससे अलग नहीं होने वाला है। यह मान लेना बेवकूफी होगी कि ईरान सीरिया की तरफ देखना ही छोड़ देगा। ईरान की सीरिया में प्रेजेंस रहेगी। नए हालात में कैसी प्रेजेंस होगी, कैसे अपना आधार वो बढ़ाए, इसके लिए ईरान लगातार कोशिश करेगा। और पिछले दिनों में अगर आप देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि ईरान अपनी एटॉमिक एनर्जी को, अपने एटॉमिक पावर को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है। उसको पता है कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका और इजराइल से समझौता कर ले, जैसा भारत में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे खासतौर पर शिया दोस्त कह रहे हैं इस बात को कि ईरान को इस जंग में नहीं उतरना चाहिए, ईरान को इजराइल और अमेरिका से समझौता कर लेना चाहिए, सैंक्शंस खत्म करवाने चाहिए और आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का समझौता होता है तो ईरान वैसा ही नहीं रहेगा जैसा आज है। हो सकता है कि ईरान की पूरी पॉलिटिक्स ही बदल जाए। हो सकता है जो आज सत्ता में है उनको जल्दी ही सत्ता से बाहर जाना पड़े। खैर, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था कि ईरान के पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि अमेरिका और इजराइल से दोस्ती करे, जिसकी फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दूसरा रास्ता ईरान के लिए यह है कि अपने आप को लगातार मजबूत करे, वो करता हुआ दिख रहा है। इजराइल जाहिर तौर पे सीरिया से और जमीन छीनना चाहेगा, बफर जोन के नाम पर और जमीन कब्जा करना चाहेगा। और असद के गद्दी से हटते ही यह खबर आई कि इजराइल ने गोलन हाइट पे हमले करने, आक्रमण करने शुरू कर दिए हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें 3 स्टेज के बफर जोन की बात है। पहला स्टेज कब्जा करना उसने शुरू कर दिया है, ऐसा खबरों में बताया गया है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये देखना होगा। दूसरी बात यह कि रशिया क्या करेगा। क्या रशिया सीरिया से पूरी तरह से हट जाएगा? एक थ्योरी ये चलाई गई कि रशिया ने ट्रंप के साथ समझौता कर लिया है, पुतिन ने ट्रंप के साथ समझौता कर लिया है कि आप वहां यूक्रेन को रोक लो, बदले में सीरिया आपको हम गिफ्ट कर देंगे।
हो सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सीरिया से पूरी तरह से गायब हो जाने का मतलब रशिया के लिए यह होगा कि मिडिल ईस्ट में रशिया का जो भी असर है या वहां पर जो भी उसका प्रेजेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या रशिया इतना बड़ा रिस्क लेगा, यह देखने वाली बात होगी। तीसरा, हिजबुल्लाह के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। सीरिया के खत्म होने से ईरान से जो उसका लिंक था वो टूटेगा, लेकिन यह भी मान लेना बेवकूफ़ी है कि हिजबुल्लाह को या हमास को हथियार पहुंचाने के लिए या बाकी सारी मदद पहुंचाने के लिए एक और सिर्फ एक रास्ता है, सीरिया। यह मान लेना भी अपने आप में बेवकूफ़ी है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि हिजबुल्लाह का वहां पर क्या रोल होता है। खास तौर पे सीरिया में अगर बाद में शुरू होता है सिविल वार, अगर लड़ाइयां शुरू होती हैं तो वहां हिजबुल्लाह क्या रोल निभाएगा, ईरान क्या रोल निभाएगा, यह देखने वाली बात होगी। तीसरा और सबसे अहम सवाल जो है वो हमास के लिए है, फलस्तीन के लिए। नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि सीरिया अगर चला जाएगा तो फलस्तीन भी चला जाएगा। यह बात एक हद तक सच भी लग रही है। अब जिस तरह का माहौल वहां पर बना है उसमें फलस्तीन की लड़ाई हो सकता है कि बरसों पीछे चली जाए। जितना गेन किया गया था उतना नुकसान हो जाए फलस्तीन के लिए। वेस्ट बैंक पे कब्जा करने की कोशिश कर ही रहा है इजराइल और बहुत मुमकिन है कि थोड़ा बहुत वेस्ट बैंक का हिस्सा वो मिला ही ले, और फलस्तीन के लिए उठने वाली आवाजें निश्चित तौर पे कमजोर होंगी। लेकिन अगर वाला की ही बात माने, वाला जो जायनिस्ट न्यूज़पेपर है, मैंने आपको बताया इजराइल का, अगर उसकी ही बात माने तो हमास ने लड़ना नहीं छोड़ा है। हमास लड़ाई लगातार जारी रखे हुए है। इजराइल के सारे अखबारों में आज एक खबर है कि हमास के साथ लड़ते हुए उनका एक और आदमी, एक और सैनिक मारा गया है। उधर कहा यह जा रहा है कि हमास के ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई है दोहा में। जो टर्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं इब्राहिम कालिन, उनके साथ मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में सीज फायर की बात आगे बढ़ी है। इधर खबर यह आई है कि नेतन्याहू जो है वो मिलने वाले हैं उन फैमिली से जिनके लोगों को अगवा किया गया है। साथ ही साथ हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक और जिंदा अगवा किए हुए आदमी की बात सामने आई है। यानी हमास ये बताना चाह रहा है कि अभी भी उसके पास जिंदा लोग हैं। जिनको अगवा किया था उसमें से काफी जिंदा लोग हैं। कहा जा रहा है 1000 के आसपास अगवा किए हुए लोग ऐसे हैं जो अब भी जिंदा हैं। यानी सीज फायर की बात अपने तरीके से चल रही है और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सीज फायर हो जाए। ईरान की जो अपनी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है उस पर एक खबर है जिसमें कहा गया है कि हमास थोड़े से समझौते करने के लिए तैयार है। जाहिर है जो नया माहौल है उसमें समझौता कर लेना सही टेक्निक होगी। इस समय अगर समझौता हो जाता है तो गजा को रीस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी। तो ये कुल मिलाजुलाकर हालात हैं। इसमें देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। कई बार हम बहुत जल्दी डिसीजन पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा ईरान ने धोखा दे दिया सीरिया को, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो जो है वो बेसिकली असद के घर का है। जो ही कब्जा हुआ सीरिया के लोग, सीरिया के बहुत सारे लोग घुस गए असद के महल में, असद के घर में, और उसके घर से सामान लूटने लगे। 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि इसी दमास्कस में असद के समर्थन में जुलूस निकल रहा है। मिडिल ईस्ट का पूरा मामला यह रहा है कि जब भी कोई सत्ता में जो भी होता है उसको भगवान का, देवता का, खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बड़े बड़े पोस्टर्स लग जाते हैं, उसका चारों तरफ, हर तरफ वही दिखाई देता है, और गद्दी से हटने के बाद तुरंत वो विलेन बन जाता है। यही असद के साथ भी हो रहा है। अब आ रही हैं तस्वीरें जिसमें उसके चेहरे पर कालिख पोती गई है और ये सारी चीजें होती हैं। और आज ही यह मामला सॉल्व नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीरिया में बड़े पीसफुली इलेक्शन हो जाएंगे और कल को नई सरकार बन जाएगी और सब कुछ भूल जाएंगे और वो सरकार इजराइल के साथ रहेगी, अमेरिका के साथ रहेगी। वहां पे जो फैक्शंस हैं उनके बीच की लड़ाइयां अभी चलती रहेंगी। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बाहर से आई हुई सेना ने कब्जा करवाया है और उसके बाद शांति स्थापित हुई है। तो अब जो लड़ाइयां चलेंगी उसमें ईरान, हिजबुल्लाह, रशिया क्या रोल निभाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अभी कल की बात है कि ईरान, रशिया और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है और उसमें यही बात हुई है कि जो आगे जो कुछ होना है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, वहां खून खराबा ना हो। लेकिन क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये देखना होगा।
आखिरी बात यह है कि आर्दोगन भी वहां पर अपना असर बढ़ाना चाहते हैं और जाहिर तौर पर आर्दोगन इसके बाद पावरफुल हुए हैं। आर्दोगन ने फलस्तीन के फेवर में बहुत सारी बातें की हैं और आर्दोगन के देश में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जो आर्दोगन की इस बात के लिए मलामत करते हैं कि वो फलस्तीन का उतना साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। साथ तो क्या दे रहे हैं, साथ तो वो इजराइल के खड़े हैं। अब वहां जब टर्की एक बड़ी पावर के रूप में उभर रहा है, ग्रेटर टर्की कह लीजिए, क्योंकि सीरिया का भी कुछ हिस्सा टर्की के पास है और बाकी हिस्सा भी वो कुछ कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो आर्दोगन का रोल बड़ा होगा। अब आर्दोगन रशिया और आर्दोगन या टर्की के साथ सीधे रशिया कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा। बहुत उलझा हुआ सारा कॉम्प्लेक्स मामला है, इसलिए अगले कुछ दिनों में समझ में आएगा कि फलस्तीन को लेकर कोई पहल होती है या फिर फलस्तीन को उसके हाल पर अकेला छोड़ दिया जाता है। यही वो मुद्दे हैं जिनको आगे देखना होगा। जब कुछ नया डेवलपमेंट लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा उस पर जो भी मेरी समझ है वो आपसे शेयर करने की। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिडिल ईस्ट की लगातार अपडेट मैं देता रहता हूं, आगे भी अपडेट देता रहूंगा। आपको लगता है कि ये अपडेट्स इंपॉर्टेंट हैं तो इनको शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए भी। हम जो देख रहे हैं वो कह सकते हैं और कल क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी तो केवल कोई नजूमी कर सकता है। हम जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वही बता सकते हैं और फिलहाल अगले कुछ दिनों में यह समझ में आएगा कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स किस तरफ जाने वाली है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।